Hello students, welcome back to the fourth session of statistics. As discussed in the previous class, data can be expressed in two ways. One is tabular form and another one is graphical form, right? Now tabular form, which means grouped frequency distribution table and ungrouped frequency distribution table, and the other was graphical. In 9th standard, in graphical method, we've got three parts, that is बार ग्राफ यानी कि धंडालेख, हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज। अब जो हिस्टोग्राम है वो आपके दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, जो रेक्टेंगुलर बार्स होगा उनका विड्थ जो है इक्वल होगा, और दूसरा टाइप का ये है बार्स ऑफ अनइक्वल विड्थ, यानी कि उनकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग होगा। ओके, तो इस चैप्टर में जो है हमें केवल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल विड्थ, बस ये दोनों ही आपको सीखना है, क्योंकि दिस एंड दिस is deleted from your syllabus for this particular year. Okay? लेकिन हम ऑलरेडी पिछले क्लास में बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में सीख चुके हैं। Let's have a quick revision of bar graph and histogram. Now on your screen you have a bar graph, right children? This is a bar graph. It is a pictorial representation of the data, and that rectangular bars you can see there, the rectangular bars का जो चौड़ाई है, जो width है वो बिल्कुल equal है, और उनके बीच का जो spacing है वो भी बिल्कुल equal है. So this is a bar graph यानी कि दंडालेख. Okay? अब देखिए what is a histogram यानी आयत चित्र किसे कहते हैं? आयत चित्र जो है वो भी एक दंडालेख है. Histogram is also a bar graph. The only difference is that it doesn't have spacing between the bars. This is the only difference between bar graph and histogram. Okay children, अब हम देखते हैं the construction of bar graph and histogram. This is your exercise 14.3 question number 1. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. Look at the questions. The first one, represent the information given above graphically. Second, which condition is a major cause of women's ill health and death worldwide? Third, try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in the second above being the major cause. तो बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया. क्या सर्वे किया कि 15 से लेकर 44 इयर्स तक का जो लेडीज़ है उनको किस रीज़न की वजह से बीमारियां होती हैं या फिर उनका डेथ होता है. ओके, और सर्वे के अनुसार जो रिकॉर्ड उनको मिला वो ये है. ओके, दिस इज़ द रिकॉर्ड, यानी कि उनका जो अधिकतर बीमारियां हैं किस रीज़न से होती हैं. एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, यानी कि जनन से जो बीमारियां आती हैं वो, और उसका आपको परसेंटेज दिया हुआ है 31.8%. ओके, अगला है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस. ओके, उसका दिया हुआ है 25.4%. नेक्स्ट, इंजरी से जो बीमारियां आती हैं 12.4, कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट की जो बीमारियां होती है 4.3%, रेस्पिरेटरी जो हम सांस लेते हैं उसका जो तकलीफ होता है उसे 4.1%, और कोई अन्य जो रीजंस है, कॉजेस हैं, वो है आपका 22%. ओके, सो दिस डेटा इज गिवन टू यू. नाउ फॉर दिस डेटा, अकॉर्डिंग टू अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ. ओके, अब ग्राफ जो है आपके लिए नई बात तो है नहीं, है ना. जब भी हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्सिस बनाते हैं, है ना. हमारा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, और एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसे हम वाई एक्सिस या वाई अक्ष कहते हैं, और यहाँ पर होता है आपका ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु. इतना तो आप जानते ही हैं, है ना. अब ये एक अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. ओके, जो भी आपको, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा हम वाई एक्सिस में डालते हैं. ओके, और उसका जो अदर पार्ट है उसे हम एक्स एक्सिस में डालते हैं. यानी कि ये जो आपका पार्ट है यानी कि कॉसेस आप कहाँ पर डालेंगे, आप डालेंगे एक्स एक्सिस पर. तो आप क्या करेंगे, आप एक्स एक्सिस में यूं एक एरो मार्क बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर
causes. ओके और यहां पर आप एरो मार्क डालेंगे और आपका क्या है, फीमेल फेटालिटी रेट, वो आप यहां पर लिख देंगे, एरो मार्क डालकर आप यहां लिख देंगे फीमेल फेटालिटी रेट और ब्रैकेट में डाल दीजिए इन परसेंटेज. ओके ये आपका पहला स्टेप है. अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर नंबर्स डालना है. जब आप यहाँ पे नंबर्स डालेंगे उनका बीच का जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए. ओके जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे यू आर गोइंग टू गेट अ परफेक्ट ग्राफ. ओके बच्चों, नाउ यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है, 4.1, ठीक, एंड सबसे बड़ा है आपका 31.8. तो जब हम नंबर्स यहाँ पर डालेंगे बराबर आपको ऐसा आना चाहिए कि ये दोनों नंबर्स उसमें इंक्लूड हो जाए और उनका स्पेसिंग भी बराबर होना चाहिए. तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 32 तक नंबर्स डाल देंगे. उसमें क्या है, थोड़ा सा आपका ग्राफ लंबा हो जाता है. तो यहाँ पर मैं 2 नंबर्स का गैप्स में मैं करने जा रही हूँ. अगर 2 नंबर्स का गैप है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ये जो आपका पहला यूनिट है यहाँ पे होगा आपका 2, है ना. अगला होगा आपका 4, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये आपका 20 22 24 26 28 30 एंड 32. हमें इसके आगे और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या है 31.8 जो कि 32 से कम है. ओके नाउ हमारा ये हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये है आपका एक यूनिट. ओके आप चाहे कोई भी नंबर यहाँ पे लिखो, ये आपका पहला यूनिट, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, तो एक एक यूनिट है. अब एक यूनिट में जो है मैंने कितना लिया हुआ है 2 और ये आपका क्या में है परसेंटेज, यानी कि एक यूनिट मैंने लिया है 2%. तो जब हम यहाँ पर स्केल लिखेंगे हम किस में स्केल डालने जा रहे हैं, वाई एक्सिस में. वाई एक्सिस में हमने क्या किया, 1 यूनिट, एक यूनिट को हमने लिया 2% क्योंकि ये परसेंट में है हमारा फर्टिलिटी रेट. सो we have taken 1 unit is 2%. तो ये स्केल जो है आपको लिखना जरूरी है बच्चों. हमेशा ग्राफ का एक राइट कॉर्नर में जो है आप स्केल लिख लीजिए कि आप क्या ले रहे हैं. ओके इतना हो चुका है. अब आता है हमारा मेन प्रोसेस जो कि हम टेबल देखकर हम अपना बार्स बनाएंगे. राइट नाउ द फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. नंबर क्या है आपका, परसेंटेज कितना है 31.8. तो हमारा 31.8 कहाँ पे आएगा, देखिए ये आपका 30 है और ये आपका 32 है. तो दोनों के बीच में क्या होगा, 31 होगा, है ना. आपके ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा. यहाँ पर ये होगा आपका 31. अब 31.8 कहाँ पे होगा बच्चों, इससे 32 के बिल्कुल आसपास होगा, है ना. तो यहाँ पर मैं एक अंदाजे से जो है 31.8 मार्क कर लेती हूँ. तो ये होगा हमारा पहला बार. तो पहला बार का जो यहाँ पर होगा इट विल बी 31.8 समवेयर हियर, here and here. Okay, and then we will draw the bar. So here very neatly you have to do it, and then here this would be your first bar. Join it. This is your 31.8. अब क्योंकि आपको ये कॉसेस भी लिखना होगा, आपको दिखाना होगा ये बार किसका है, टेबल से आपको लिखना होगा. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस आपको लिखना है. या तो अगर वो छोटा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं, जो भी आपका बार होगा उसके अंदर आप लिख सकते हैं. जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस, रिप्रोडक्टिव health conditions
फाइन स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट बार. ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट में. वो क्या है आपका न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, जिसका परसेंटेज है 25.4. नाउ वेयर इज योर 25.4? ये आपका 24 है और ये आपका 26 है, तो दोनों के बीच में जो लाइन होगा दैट विल बी योर 25. तो 25 के बाद आता है 25.4, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली दिस प्लेस. तो यहां से आप somewhere here it will be your point. Okay, now draw the bars. Here, this would be your second bar. Join it. What will we write here? We are supposed to write neuropsychiatric conditions. Neuropsychiatric conditions. Right? आपका सेकेंड भी हो चुका है. Now let's move on to the third one. Injuries का कितना है? 12.4. Where's your 12.4? See here. 12. ये आपका 13 होगा इसके बीच में, यानी कि 12.4 will be somewhere near 12. So it will be somewhere here. Yes. Now join it. Join this also, and you write your injuries. Okay, now the next one is cardiovascular condition, which is 4.3. तो 4.3 आपका कहाँ पे आएगा? देखिए, ये है आपका 4, तो ये बीच में जो है आपका 5 होगा, तो 4.3 will be approximately near 4. So it's somewhere here. Yes. Let's join it. Now because this bar is very small, I don't have place to write cardiovascular conditions, so I can write it in short. Okay, so I'll write C.C. And when you write the question, when you write the table in the bracket, you can write CC, so that you can identify it is the same thing. Okay, now the next is respiratory conditions, which is 4.1, which will also be approximately in this, because this was 4.3, so this would be little below it, because it's 4.1. Here, and here also there is no place, so you can write RC, respiratory conditions. Okay children, and the last one is other causes. और कोई वजह से उनको बीमारियां आती हैं, तो how much is it? 22. Where is our 22? 22 exactly, we are getting it over here, so it would be somewhere here. Okay. Join it. Here we can write other causes. Other causes. Hence you have completed your bar graph with bars of equal width and equal spacing between the bars. तो ये आपका दंड आलेख तैयार हो चुका है और आपको एक आइडिया हो चुका है कि आपको कैसे करना है बच्चों. जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, आपका x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपका y एक्सिस में आएगा और दूसरा सेशन जो भी है आपका x एक्सिस में होगा, और जो भी आपको लिखा हुआ है मेन हेडिंग वो आपका यहाँ पर लिख देना एरो मार्क डाल के. उसके बाद जब आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, आप जो है बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग के साथ आपको नंबर डालना है. उसके लिए आप सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, उसके बाद एक एक कर प्लॉट करेंगे, अंदर रीजन लिख लीजिए, एंड दैट इज योर बार ग्राफ. द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट. ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? सेकंड पार्ट इज which condition is a major cause of women's ill health and death worldwide? कौन सा रीजन जो है सबसे ज्यादा, किस कारण से जो है अधिकतर लेडीज को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? तो आप जो आंसर है आप टेबल से भी देखकर बता सकते हैं और बार ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बार सबसे बड़ा है?
ये वाला है ना, और यहाँ पर कौन सा परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ये वाला. सो दैट इज योर आंसर. सो किस रीजन से अधिकतर लेडीज को बीमारियां आती है? द आंसर इज दिस. तो आप आंसर लिख लेंगे. द रीजन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in cause this cause. इस कॉज के लिए क्या मेजर रीजन क्या हो सकता है? इसके कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं. आप अपने टीचर से डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे कि इट कैन बी ईदर द केयरलेसनेस ऑफ द मदर्स, राइट चिल्ड्रन. सेकेंड, ये हो सकता है कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज. कभी कभी गांव में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होता है, उसकी वजह से जो है हेल्थ इश्यूज आ जाता है जनन के वक्त. ओके, इस तरह और बहुत सारे रीजंस, आपको जो ठीक लगे, जो आपको समझ में आता है वो आप कर सकते हैं. तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 चिल्ड्रन. आई होप यू गॉट एन आइडिया ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2. The following data on the number of girls per 1000 boys in different sections of Indian society is given below. Represent the information above by a bar graph. In the classroom, discuss what conclusions can be arrived at from the graph. So students, हमारे भारत में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, है ना. आप सब जानते हैं, SC होता है, ST होता है, OBC होता है, जनरल होता है ना. तो यहाँ पर भी एक सर्वे किया गया कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो है कितने लड़कियां हैं, हर 1000 बच्चों के लिए कितने लड़कियां हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, तो हमारे जो SC है यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, 940 गर्ल्स पर 1000 बॉयज. हियर ST में कितना है? 970 गर्ल्स फॉर 1000 बॉयज. इसी तरह नॉन ST, बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड, रूरल और अर्बन का भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन. ओके, सो एज पर योर क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंट दिस डेटा इनटू अ बार ग्राफ. ओके, अब बार ग्राफ के लिए जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैंने यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस बना दिया है, वाई एक्सिस बना दिया है. अब आप क्या करेंगे, आपका जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, वो कहाँ पे आएगा? आपके वाई एक्सिस में. तो आप एरो मार्क डालकर आप यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ girls per 1000 boys. ये लिख दिया आपने y एक्सिस में. अब आप x एक्सिस में क्या लिखेंगे? आपका the other part, that is section. So here you'll write section. Right. अब हमें क्या करना है? हमें y एक्सिस में आपको नंबर्स डालना है with equal spacing, है ना. अब यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका? सबसे छोटा नंबर है 910. एंड विच इज द ग्रेटेस्ट? द ग्रेटेस्ट इज 970. तो ये दोनों नंबर को इंक्लूड करते हुए हम क्या यहाँ पर ले सकते हैं? वी कैन टेक 910, 920, 930, 940 एंड सो ऑन वी कैन टेक, इजंट इट? सबसे पहले मैं उसे मार्क कर लेती हूँ. सपोज यहाँ पर मैं लेती हूँ 910. ओके, अब मैं 10 का डिफरेंस लेने जा रही हूँ. 910, दिस विल बी 920, 930, 940, 950, 960 एंड 970. तो हमारा सबसे छोटा नंबर भी आ गया और सबसे बड़ा नंबर भी आ गया, और सबके बीच में गैप्स कितना है? 10 का गैप है. यानी कि हम स्केल में यहाँ पर क्या लिखेंगे? y एक्सिस में, now this is going to be your 1 unit, isn't it? This is 1 unit, this is 1 unit, this is 1 unit. So 1 unit is equal to 10. क्या है? 10 क्या? 10 girls per 1000 boys. 10 girls per 1000 boys. This will be your scale. इसे आपको बॉक्स में डालना है. ठीक है बच्चों, ये पार्ट भी हो चुका है. अब यहां पर आपको एक नया चीज सीखना है बच्चों. जब हम यहां से जाएंगे, ये आपका 0 है. 0 से एक्चुअली आपको यहां पे क्या आना चाहिए था? इट शुड हैव बीन 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50, 60, उसके बाद आपका आएगा 900, 910, 920, isn't it? क्योंकि गैप्स कितना है? 10 है. तो लेकिन हमने ये यहाँ पे नहीं लिखा है.
10 से लेकर 900 तक वी हैव नॉट रिटन हियर, इजंट इट? यानी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं उसे हमने कंप्रेस कर दिया है। ओके, कंप्रेस जब हम करते हैं, जब हम डायरेक्टली 10 से शुरू नहीं करते हैं और हम कुछ और नंबर डालते हैं, यहाँ पे हमें देना होगा एक सिंबल। वो सिंबल का नाम है किंक। ओके, इंग्लिश में कहते हैं किंक और हिंदी में कहते हैं निकुंज। किंक, KINK, किंक, और हिंदी में कहते हैं निकुंज। ओके, और ये सिंबल है यूं। जब हम किसी चीज को जब कंप्रेस करते हैं तो इस तरह आता है ना, सो दिस इज अ सिंबल। तो इस सिंबल हम कहाँ पे डालेंगे? देखिए, ये जो आपका पहला यूनिट है यहां पर आप डालेंगे। ओके, सो इट इज लाइक दिस। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि इसे हमने छोटा कर दिया है। तो जब भी ऐसा कंडीशंस आता है, जब हम 0 से शुरू नहीं करते हैं, तो यू शुड ऑलवेज पुट अ किंक। और ये सिर्फ वाई एक्सिस में नहीं, आपका एक्स एक्सिस में भी आ सकता है यदि आपका ये पार्ट भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। फाइन स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ चुका है। तो इंग्लिश में कहते हैं किंक और हिंदी में कहते हैं निकुंज। सो नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पार्ट, वी हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। सो हियर द फर्स्ट वन, शेड्यूल कास्ट कितने हैं गर्ल्स? 940। अब 940 आपके कहां पर है? देखिए, एग्जैक्ट नंबर यहां पे आपको मिलेगा 940। दिस इज योर 940। तो यहां पे आएगा आपका this and this. So draw the bar graph now. बस हो गया आपका पहला वाला, है ना? अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां भी लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं। You will write SC because already short form is given to you, isn't it? Next is schedule tribe जो कि है 970। आपका 970 यहां पर है, तो हम यहां पे बार बना लेते हैं। This is your 70, it will be approximately here. Children, I am drawing an approximate graph over here because I don't have a graph paper. But when you draw, you should draw an exact one and you'll surely get an exact one. Okay? Now this is your ST. अगला क्या है आपका? Non-SC ST, that is equal to 920. आपका 920 कहाँ पर है? यहाँ पर। This is here, let's join it, and this. This is your non-SC ST, right? Now, next is backward district, that is equal to 950. That's here. This is your backward district. Write it down here. Backward district. ठीक? The next one, non-backward district, that is equal to 920. That's here. $920. What will you write here inside? Non-backward district. ये भी हो गया आपका। अगला क्या है? रूरल। रूरल का कितने गर्ल्स हैं? 930 per 1000 boys. So 930 is here. This would be your rural. And the last one is urban. Urban के कितने girls हैं? 910. So 910 is here. This, and this is your urban. So now your bar graph is complete. ये आपका bar graph है। तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि कैसे बनाना है बच्चों। So now let's see the second part of the question. In the classroom, discuss what conclusions can be arrived at from the graph. तो इस ग्राफ को देखकर आप क्या-क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये भी आप जो है अपना आपको जो ठीक लगे वो आप कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ST का जो आपका बार है वो सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 आर फ्रॉम विच सेक्शन?
फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब सेक्शन। या आप क्या कह सकते हैं, सबसे छोटा कौन सा है आपका, ये है अर्बन है, तो आप क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बिलोंग टू द अर्बन सेक्शन। या फिर आप कह सकते हैं, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन रूरल एरिया इज मोर देन दैट ऑफ अर्बन एरिया। तो ऐसे कोई भी कंक्लूजन जो है आप ग्राफ के हेल्प से निकाल सकते हैं। आई होप दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर चिल्ड्रेन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. The first one, draw a bar graph to represent the polling result. Second, which political party won the maximum number of seats? So children, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपका जो elections होता है आपका state assembly का, उसका result आपको दिया हुआ है। ABCDE जो है पॉलिटिकल पार्टीज है और उन्होंने कितना सीट्स जीता है, हर एक का आपको दिया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको एक बार ग्राफ बनाना है और उसके लिए जैसे आपको मैंने बताया ठीक उसी तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे आएगा आपका पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीट्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है और कौन से सबसे बड़ा। तो आपका छोटा नंबर है 10 और सबसे बड़ा नंबर है 75। तो अगर हमें इक्वल स्पेसिंग देना है, क्या what can we do? We can take it as 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ओके, ये हमने ले लिया। अब आपका स्केल क्या होगा, यहाँ पर हमने गैप लिया है 10, तो 1 यूनिट y एक्सिस में हमने लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 वॉट, क्या चीज है वो आपका है सीट्स, 10 सीट्स। ये हो गया आपका स्केल। फाइन बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनानी है। आपका पहला क्या है, ए का आपका आया 75, तो आपका 75 कहाँ पे आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा आपका 75 है ना। तो आप यहाँ पर आप बार बना देंगे और आप अंदर में लिखिए या फिर यहाँ पे लिख दीजिए आपका ए, यहाँ आ जाएगा आपका बी, यहाँ सी, डी, ई एंड एफ। तो बस आपको टेबल देखना है और आपको बार ग्राफ बनाना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद से अपना घर पे ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जरूर कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख को कैसे बनाया जाता है। आपको क्लियर आइडिया हो चुका होगा अब तक। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि एक हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र को कैसे बनाना है। तो तब तक जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, हम फिर मिलेंगे।